चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू डिफाइन की सबसे पहले। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दो शब्द तो अब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं ये पता लगा है, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं पता लगा क्या होते हैं, और आइगन वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ये भी पता लग गया। और आपको ये भी पता लगा कि अगर किसी लैम्डा के लिए, अगर आपको लैम्डा मीन्स आइगन वैल्यू के लिए एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स मिला है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप उस वेक्टर को जो नॉन जीरो था आइगन वेक्टर कहते हैं। इसी के साथ ये है, आप फील्ड में से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए नॉन जीरो, सपोज के उठा लिया, तो के जो है वो फील्ड का एलिमेंट है। जो बच्चे फील्ड नहीं समझते वो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लें के को। तो इसी लैम्डा के लिए एक एक्स ही नहीं, ये भी सब आइगन वेक्टर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक्स मिला तो 2x 3x 4x कुछ भी ऐसा फील्ड के एलिमेंट को देखते हुए, तो ये सब भी आएंगे। ठीक, कुछ हमारे पास जो स्पेशल मैट्रिसेज होते हैं उनके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स में, स्पेशली आइगन वैल्यूज पे क्या रिजल्ट होते हैं, ये हम छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं कुछ करते हैं। उसके बाद आज सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगती है करनी चाहिए, अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पे काम करना चाहिए। वो बाद में, कुछ छोटे सवालों से शुरू करते हैं पहले। दूसरा, मैं ये चाहता कि आज घर में काम इतना कर भी दिया है, अभी है भी, कि मुझे लगता है मैं अगला लेक्चर शायद ना ले पाऊँ आज आप लोगों को। तो अभी कुछ रह गया है तो वो भी निपटाना आज ही जरूरी हो रहा है घर में। आप लोग भी मदद करते हैं नहीं, स्पेशली बॉयज से पूछ रहा हूँ। यस सर, करते हैं। यस सर। करना भी चाहिए बेटा, घर आपका भी उतना ही है जितना महिलाओं का है, लड़कियों का है। तो अगर आप उनसे ज्यादा ही करें, कम ना करें। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं पहला सवाल। छोटे छोटे हैं आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। Of a Hermitian matrix are always real. ये प्रूफ करना है। कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हम मान लेते हैं कोई n बाई n का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो हर्मिशियन है। ये हमने ले रखा है। अरे कौन है भाई अब इसमें? सपोज मैं ऐसा मान लेता हूं, मेरे पास a है, ए आई जे n बाई n, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ये हर्मिशियन है तो इसका मतलब क्या हुआ? So A theta equal to A. हाँ, वेरी गुड, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी है। थीटा का मतलब बच्चों कंजुगेट भी लेना है, ट्रांसपोज भी लेना है, दोनों है। अब जो पहले लो कोई दिक्कत नहीं। सपोज lambda be an eigenvalue value of A and corresponding eigenvector B, it's नॉन जीरो। आइगन वेक्टर है तो ऑब्वियस है नॉन जीरो ही होगा, ये श्योर है।
कभी भी। तो फिर ऐसा है, तो जाहिर सी बात है AX इक्वल टू लैम्डा एट्स, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही प्रॉपर्टी है। आपके पास दोनों साइड एक्स थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स थीटा AX इक्वल टू एक्स थीटा लैम्डा एक्स। तो जाहिर सी बात है लैम्डा तो नंबर है, वो बाहर आ जाएगा और एक्स थीटा एट्स ही बचेगा आपके पास। आपने ये इक्वेशन ले ली, तो दोनों साइड एक्स थीटा ए एक्स्ट्रा थीटा ले लीजिए। तो यहां पर लैम्डा एक्स थीटा एक्स थीटा दोनों साइड, दैट इज, इस तरह हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग कंजुगेट ट्रांसपोज। थीटा मतलब कंजुगेट डैश ट्रांसपोज। ठीक, तो क्या आ जाना चाहिए रिलेशन, आप लोगों को अगर याद हो तो रिवर्सल लॉ लगेगा। एक्स थीटा ए थीटा और एक्स थीटा का थीटा, तो लैम्डा में कंजुगेट तो आएगा, ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं है नंबर में, बाकी इन दोनों में एक्स थीटा और एक्स थीटा का थीटा ऐसा आ जाएगा। तो आपने ये ले लेना है एक्स थीटा ए थीटा, आपके पास ए ही आ जाएगा पहली इक्वेशन से, और एक्स थीटा का थीटा मतलब एक्स ही आ जाएगा इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। या तो इक्वेशन 3 और 4 को ऑब्जर्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम है या नहीं। इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, तो यहां भी एक्स थीटा एट्स था, यहां भी एक्स थीटा एट्स, लैम्डा एक्स थीटा एट्स लैम्डा बार एक्स थीटा एट्स, लैम्डा माइनस लैम्डा बार टाइम्स एक्स थीटा एट्स इक्वल टू 0। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, लैम्डा माइनस लैम्डा बार क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि एक्स थीटा एट्स से 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा भाई, एक्स कैसा है आपके पास, तो नॉन जीरो। नॉन जीरो वेक्टर है, और आप करके देख लीजिए कंजुगेट ट्रांसपोज लेके ये नॉन जीरो आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार आ गया। तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, देखिए प्लीज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। अगर मैं कभी जेड इक्वल टू जेड बार आपसे बोलूं, तो इसका मतलब होता है एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स माइनस आई वाई, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा टाइम्स वाई इक्वल टू 0। 2 आयोटा तो कांस्टेंट हुआ, तो वाई इक्वल टू 0। और अगर वाई 0 है तो 1 में रख दीजिए, तो जेड क्या आ जाएगा केवल एक्स। तो इसका मतलब है कभी अगर ये प्रॉपर्टी आ रही है जेड इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। क्या आप लोग ये बात समझ पाए। यस सर। तो फिर अगर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार आ रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लैम्डा क्या था, आइगन वैल्यू, आपने सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, और अब आप कह रहे हैं लैम्डा रियल नंबर है। तो यही प्रूफ करना था कि कोई भी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है तो उसका आइगन वैल्यू गारंटेड है, रियल नंबर होगा। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब इतना फोकस क्यों कर रहे हैं इस बात पे। अगर आपको याद हो तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बताया था मैंने आपको।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके एलिमेंट से हैं तो उसके आइगन वैल्यू रियल है, ये थोड़ा सा मतलब हैरान करता है, इसीलिए खास बात है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस यस सर। यस हम्म। तो फिर यहां से एक चीज और आ जानी चाहिए, छोटा सा सवाल यहीं से बन जाना चाहिए। अगर मेरे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सोचिए। प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो हर्मिशियन है, अगर ये हर्मिशियन है और इसके जो एलिमेंट्स हैं अगर वो सब रियल हो जाएं तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर जब इन जनरल रूल सही है तो यहाँ भी सही होगा या नहीं होगा? यस सर। अरे भाई, आप हर्मिशियन मैट्रिक्स में एक तो लेते हैं कंजुगेट और दूसरा लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अगर रियल नंबर से हैं तो कंजुगेट लेके कुछ मिलना नहीं है, केवल क्या लेंगे आप? ट्रांसपोज। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो बाकी पूरा प्रूफ वही है, वही आंसर भी है, क्योंकि हर्मिशियन जनरल कैटेगरी है। ऐसा समझिएगा, जो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं वो छोटी फैमिली है, उसी का जनरलाइजेशन क्या है? हर्मिशियन मैट्रिसेस। होगा या नहीं, सोचिए। यस सर। सबसेट हुआ ना सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कलेक्शन। तो किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इसी से एक और बनेगा। ये तो हर्मिशियन पे आपने सवाल कर दिया। अगर स्क्यू हर्मिशियन होगा तो क्या उसके आइगन वैल्यूज पे आप कुछ कह सकते हैं? प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स are either purely imaginary और जीरो। ये प्रूव करें। स्क्यू हर्मिशियन या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने कोई प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों आप लोगों को, कुछ किया था यस सर। क्या? सर एक का थीटा करेंगे तो -1 इक्वल आएगा। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो डेफिनेशन ही हुई, ठीक है। कुछ और कोई प्रॉपर्टी बताई थी? सर ये इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। ऐसा बताया था। तो यहाँ ए थीटा इक्वल टू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए थीटा इक्वल टू -a आएगा। अच्छा, तो लिखना पड़ेगा लाइक ए बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स
ऐसा रहता है। तो फिर आई ए क्या हो जाएगा? आयोटा टाइम्स ए। अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो आयोटा टाइम्स ए क्या होना चाहिए? सर स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन। Yes, sir. भाई ए स्क्यू हर्मिशियन है, इट मींस ए थीटा इक्वल टू, यस सर, हर्मिशियन। अब आई ए थीटा करेंगे तो आई पे तो बार आएगा, ए थीटा आएगा, आई बार होगा माइनस आई, ए थीटा होगा माइनस ए, तो आ जाएगा प्लस ए। तो आई ए थीटा इक्वल टू आई ए आ रहा है, तो आई ए क्या हो जाएगा आप खुद सोचिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स। उल्टा भी सही है, ए हर्मिशियन होगा तो आयोटा टाइम्स ए क्या होगा? Skew हर्मिशियन। हर्मिशियन। हाँ बच्चों, ये चीज आप वैसे भी नोट में अपने नोट्स में रखिएगा। मतलब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन आयोटा से मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, केवल आयोटा से मल्टीप्लाई। अच्छा, तो आई ए हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। लेट मान लेते हैं लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ए। तो आपके पास एट्स इक्वल टू लैम्डा एट्स हुआ, आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई टाइम्स एट्स, आई टाइम्स लैम्डा एट्स, तो ये आपके पास आई ए टाइम्स एट्स इक्वल टू आपके पास आई लैम्डा टाइम्स एट्स। ये इक्वेशन आ गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? एक बात सोचिए, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए। अगर आप इक्वेशन वन को देख के आप कह सकते हैं कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो इस इक्वेशन को देख के क्या कह सकते हैं? Sir, I lambda is the eigenvalue of IA. आई लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ आई ए। आई ए तो हर्मिशियन है, तो हर्मिशियन के आइगन वैल्यू क्या होते हैं? Real. Sir, real. तो आई लैम्डा मस्ट बी आई ए हर्मिशियन, but eigenvalues of a Hermitian matrix are real. This implies I lambda is real. इसमें lambda is क्या? lambda इमेजनरी होगा फिर, ठीक है ना? तो आपने लैम्डा क्या लिया था, यहां पर ध्यान दीजिए, ये लिया है लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा इमेजनरी है, और ए ही आपका सबसे ऊपर वाली लाइन पड़िएगा, ए क्या था? स्क्यू हर्मिशियन। तो इसका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है उसके आइगन वैल्यू क्या आएंगे? इमेजनरी। जीरो तो ठीक ही हुआ, क्योंकि एक्चुअली जीरो के साथ दिक्कत यह है कि ना तो वो प्योरली रियल हुआ ना प्योरली इमेजनरी, तो जीरो अलग से बोलना पड़ता है कॉम्प्लेक्स में। हेलो, समझ में आया या नहीं आया आपको? सर। Yes, sir. अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में थोड़ा सा जान लिया, तो फिर एक बात बताइए यहीं से, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या ख्याल है? उसके आइगन वैल्यू
So purely imaginary or zero. ठीक है, वहां भी वही स्थिति है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। हर्मिशियन हो गए, स्क्यू हर्मिशियन हो गए। अगर किसी को इनकी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैट्रिसेस की डिफरेंट वैरायटी मैंने शुरू में बताई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उस पर फोकस करिए। अब यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। यूनिटरी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं बच्चों, So A square is equals to identity. वो इन्वोल्यूटरी होता है। A theta equal to identity. ये यूनिटरी मैट्रिक्स ये है। और थीटा से ही आप समझिए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। बेसिकली कॉम्प्लेक्स में मैग्नीट्यूड 1 किनका होता है, जरा गौर करिएगा, जो यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं। अगर आप यूनिट सर्कल में हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो यूनिट सर्कल पे हर पॉइंट ओरिजिन से 1 दूरी पर है। तो ये गारंटी है कि यूनिटरी मैट्रिक्स कि जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं वो यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स में यूनिट सर्कल का मतलब मॉड z इक्वल टू 1। ये इसी पे लाई करेंगे। लेकिन अगर आप इसी का रियल इक्विवेलेंट लें तो यूनिटरी का रियल इक्विवेलेंट क्या माना जाता है? कौन सा मैट्रिक्स? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मतलब रियल लाइन पर, वहां ए डैश इक्वल टू ए डैश, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज। तो रियल में आप एक बात बताइए, ओरिजिन से 1 दूरी पर 2 ही पॉइंट आए या नहीं? और कोई भी हो सकता है? अरे रियल लाइन पर ओरिजिन से 1 दूरी पर कितने होंगे भाई? तो 2 पॉइंट्स होंगे। तो आप किसी ऑर्डर का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लीजिए, उसके 2 ही ऑर्थोगोनल, उसके 2 ही वो आएंगे आइगन वैल्यू, या तो 1 या -1। और अगर कॉम्प्लेक्स में आप बात करते हैं तो देखिए यूनिट सर्कल पे तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स में, तो आप गौर कर रहे हैं कि ज्यादा बेहतर एग्जांपल आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा है, वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। कॉम्प्लेक्स की वैल्यू क्यों रियल से ज्यादा मानी जाती है, हमेशा बेहतर क्यों माना जाता है, उसमें बहुत सारे कारण है। एक कारण ये भी है, जब कॉम्प्लेक्स आएगा हम फिर बात करेंगे और डिटेल पे। अभी मैं मान लेता हूं एक लैम्डा बी आइगन वैल्यू, मैं केवल आइगन वैल्यू पे काम कर रहा हूं, आइगन वेक्टर तो निकाले ही नहीं अभी ऑफ ए। तो फिर आपको एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, जो ऐसा दे देगा। तो आप ऐसा करते हैं, दोनों साइड कंजुगेट ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये आपको रिवर्सल लॉ एच थीटा ए थीटा, ये तो नंबर है इसलिए पहले ही रहेगा एच थीटा, आपके पास ये आ जाएगा। आप इसे सेकेंड इक्वेशन नहीं थर्ड इक्वेशन मान लीजिए।
सेकंड और थर्ड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, x theta a theta into ax equal to lambda bar x theta into lambda x. तो x theta theta a theta a x lambda lambda bar x theta x, ये आ गया आपके पास। तो आप इसमें है सबको पता है, ठीक हो गया। एक तरफ ले आइए प्लीज, 1 माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर एच थीटा एच इक्वल टू 0। तो आपको यहां से 1 माइनस मॉड लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मॉड लैम्डा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना था। सभी लोगों को बात समझ में आ पाई या नहीं? हेलो, क्या मेरी आवाज आ यस सर, यस सर। हाँ, तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उनका मॉड्यूलस 1 होता है। तो कॉम्प्लेक्स में बहुत फायदा है ट्राइजियल। आप एक बात सोचिए ना, रियल लाइन पर बच्चों अगर आपने दो पॉइंट्स ले लिए ए और बी, और अगर बीच में एक भी पॉइंट रियल लाइन पर कहीं मिसिंग हो गया, कहीं गायब कर दिया एक भी पॉइंट आपने बीच में, तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा या नहीं? यस सर। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स में ए और बी है कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके बीच बीच मतलब क्या? इनफाइनाइट पाथ है ऐसे भीतर, अगर किसी एक पाथ में बीच में एक आध पॉइंट कहीं गायब भी करते हैं आप, कोई फर्क पड़ेगा अभी भी? नो नो सर, नो सर। दूसरे पाथ से चले जाएंगे। कनेक्टेड पाथ अभी भी बना सकते हैं या नहीं? कनेक्टेडनेस जब पढ़ाते हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स में ज्यादा शानदार है बजाय कि रियल की। रियल में तो एक पॉइंट भी गायब हुआ तो गायब हो गया बस, फिर दूसरा रास्ता ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स आपको बताती है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता यार, हटा दो कोई दिक्कत। इसीलिए अगर आप रियल लाइन को छोड़ के उससे ज्यादा एडवांस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्यों गए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्यों गए? बहुत सारे कारण है, एक कारण ये भी वहां भी है कि एक पॉइंट हटा के भी कनेक्टेडनेस खत्म हो जाती है रियल लाइन में, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता फिर। तो इसलिए ये एग्जाम्पल आपका ये हो गए। तो नेक्स्ट आपका अपने आप बना लेंगे उसमें, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तब भी यही आएगा कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। यहां भी वही स्थिति है, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज हैं वो सबसेट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेज सबसेट है। इनका जो जनरलाइजेशन है वो क्या हुआ, ये क्या हुआ पूरा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी, जैसे आपने हर्मिशियन और सिमेट्री का किया। तो जब यूनिटरी में सब पे लागू होगा तो ऑर्थोगोनल में भी आ जाएगा। और अगर आप वैसे कहना चाहेंगे तो ऑर्थोगोनल हमेशा यूनिटरी होगा, यूनिटरी है जरूरी नहीं ऑर्थोगोनल होगा।
चलिए ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़े। आप लोगों को ये सब चीजें समझ में तो आ रही है ना? कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अच्छा, थोड़ा मैं आज न्यूमेरिकल्स के मूड में नहीं हूँ, केवल क्वेश्चंस जनरल कंसेप्चुअल बताए जा रहा हूँ बस। प्रूव दैट A and A dash या A transpose have same eigenvalues. Same eigenvalues. ये दोनों सेम eigenvalues होती हैं दोनों की, कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज में। कुछ नहीं है इसमें, देखिए A माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज ले लीजिए तो ऑब्वियस है A डैश माइनस लैम्डा। ट्रांसपोज में लैम्डा तो नंबर है, उसके ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं है बच्चों, आई डैश। तो ये हो जाएगा A डैश माइनस लैम्डा आई। क्यों? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं, वो यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। तो फिर डिटर्मिनेंट ले लें, तो A माइनस लैम्डा आई डैश डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश माइनस लैम्डा आई। लेकिन ये तो उतना ही होगा जितना A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट होता है, और यहाँ है A डैश माइनस लैम्डा आई। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होता है, ऐसा पढ़ा था। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। A माइनस लैम्डा आई को कोई सिंगल एट मैट्रिक्स B समझ लीजिए, तो B डैश इक्वल टू B टाइप का हो गया डिटर्मिनेंट। अब आप एक बात बताइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 करो या राइट हैंड साइड इक्वल टू, दोनों सेम आ रहे हैं तो दोनों की सेम इक्वेशन बनेगी लैम्डा में। जब लैम्डा में दोनों की सेम इक्वेशन आएगी तो लैम्डा के रूट्स भी सेम ही आएंगे। दिस इंप्लाइज both sides have same characteristic equation in lambda। और जब दोनों की इक्वेशन सेम है तो फिर रूट्स भी सेम होंगे। A and A dash have same eigenvalues। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज में आइगन वैल्यू सेम होती है। अगर यही डैश चीज और कंजुगेट के साथ ए थीटा के साथ किया जाता तो तब क्या लिखेंगे? तो तब हमारा क्वेश्चन होगा प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए थीटा आर conjugates of eigenvalues of A। तो उसी प्रोसीजर से करेंगे तो केवल कंजुगेसी का ही रिलेशन आएगा, बाकी तो सेम रहेगा लैम्डा बार में। कर लेंगे इसको। यस सर। ये कर लेंगे या मुझे बताना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। Yes, sir. चलिए ठीक है, अगर आप करते हैं तो उसे सॉल्व करके भेज दीजिएगा। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी इसमें। अच्छा, दूसरा A is singular if and only 0 is an eigenvalue of A। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर जैसे मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया, उसके कुछ आइगन वैल्यूज आ गई,
अगर 8 भी 0 आ रही है आइगन वैल्यू, लैम्डा की 8 भी वैल्यू अगर 0 आ रही तो ये गारंटी है कि ए सिंगुलर होगा मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा। और उल्टा भी सही है, अगर ए सिंगुलर है कभी तो उसका आइगन वैल्यू 0 8 जरूर आएगी। तो मैं मान लेता हूं, ये मान लिया 0 इज एन 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, मान लेता हूं। तो अगर 0 है तो लैम्डा इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन को। इसका मतलब लैम्डा सेटिस्फाइज डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लैम्डा 0 सेटिस्फाइड, इसका मतलब लैम्डा की जो 0 रख दीजिए, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। तो फिर क्या प्रूफ हो जाएगा, a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या मैं वन साइडेड समझा पाया आप सबको एक तरफ से? यस सर। Yes. अगर मैं यही एरो इस साइड से लगा दूं, अब a सिंगुलर है तो ऐसा होगा, डिटरमिनेंट a 0 है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिख दिया तो ये हो जाएगा, वो हो गया। दोनों साइड से सही है, लेकिन ये छोटा सवाल है, लेकिन ये अपने आप में यूजफुल है। बहुत सारे जो आप देखते ही समझ जाएंगे, 8 भी आइगन वैल्यू 0 आ गई तो उसी समय आप कह सकते हैं कि भाई मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना संभव नहीं है क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा, या इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। हम लोग जब आगे इसमें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हम डायगोनलाइजेशन एक अपने आप में शानदार प्रोसेस है। हम डायगोनल्स पे फोकस करते हैं, हम मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन चाहते हैं डायगोनल फॉर्म में, या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में। सवाल ये उठता है कि हम डायगोनलाइजेशन को इतना इंपॉर्टेंस देते क्यों हैं? तो उसका जवाब में कई तर्क हैं, जब डायगोनलाइजेशन आएगा तब बताऊंगा। एक तर्क पहला वाला जो बताना चाहिए आपको हमेशा, वो ये सवाल है, प्रूव दैट the characteristic roots of a triangular matrix are just the diagonal elements. अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसको आपने लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया है, तो जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वही आइगन वैल्यू है। यही कहा गया है क्या? यस सर। और जो अपर या लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है उसी को डायगोनल बोलते हैं या नहीं? डायगोनल मैट्रिक्स वो है जो अपर ट्रायंगुलर भी है एज वेल एज लोअर भी है, दोनों ही है वो। ऐसा लिखाया होगा मैंने मेरे ख्याल से। Yes, sir. आप चाहें तो अपने नोट्स आपके पास हैं, आप पीछे खोल के चेक कर सकते हैं जहां पर पढ़ाया होगा, क्योंकि ये तो पहले ही दिन पढ़ा दिया होगा जब मैट्रिक्स इसकी वैरायटी पढ़ाई थी तो। और अब तो वैसे भी जो पढ़ाया था वो रिकॉर्ड के तौर पर यूट्यूब पे है, तो मैं मना भी नहीं कर सकता कि मैंने झूठ बोला है, ऐसा है, वो सब है आपके सामने। तो बच्चों, अपर ट्रायंगुलर या लोअर भी चलेगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब बनाना ही है तो सबसे आसान बना दो। डायगोनलाइजेशन बहुत बेहतरीन प्रोसेस है, फालतू मतलब ये ऐसा समझिएगा, लास्ट में जो मैट्रिक्स में रिलेवेंट चीजें बची रहती हैं, जैसे मूर्ति बनाता है ना कोई मूर्तिकार, तो मूर्ति बनाने के चक्कर में बहुत सारा फालतू चीजें हटाता है, छेनी हथौड़े से फालतू हटाते जाता है, तो एक ढंग का स्ट्रक्चर बनता है। यही एक कारपेंटर भी करता है, यही काम आप एज अ मैथमेटिशियन भी कर रहे हैं। मैट्रिक्स में बहुत सारी जो गैर जरूरी चीजें हैं आप उनको हटाते हैं, और लास्ट में केवल उतना रखते हैं जिससे दोबारा जरूरत पड़े तो पूरे मैट्रिक्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो काम की।
तो जो लास्ट में रहता है वो डायगोनल एलिमेंट्स ही है बस। ये मेटाफर टाइप का हुआ, लेकिन ये रिलीवेंट है। मेटाफर समझते हो बच्चों? यस सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है अगर समझते हो तो। ठीक, तो एक ट्रायंगुलर ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू A11, A12, A13, A10, A22, A23, A2n, 00, A33, A3n। ये है मेरे पास, ये अपर ट्रायंगुलर है। यस सर। अगर मैं a माइनस लैम्डा आई लिखूं और फिर डिटर्मिनेंट, कौन दो दो बार लिखे, ए जी में डिटर्मिनेंट भी करता हूं। अब ये मैट्रिक्स है, तो A11 माइनस लैम्डा, A12, A13, A1n, 0, A22 माइनस लैम्डा, A23, A2n, 0, 0, 0, ANN माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट। और अगर आप इसे जीरो करें तो क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो मालूम है आपको डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। हाँ बस, तो ये आ जाएगा A22 माइनस लैम्डा, ANN माइनस लैम्डा, दिस डिटर्मिनेंट। तो लैम्डा क्या आ गया अब आप खुद ही समझ जाइए। तो कितना आसान प्रोसेस है, क्योंकि जब हम शुरू में निकालते हैं डायगोनलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट देखते ही समझ जाते हैं हम लोग कि आइगन वैल्यू क्या आने वाली है। डायगोनल नहीं बना पा रहे हो तो अपर या लोअर ट्रायंगुलर ही बना लो यार, उसी से काम चला लेंगे हम, तब भी ये स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन क्या था, आइगन वैल्यूज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है उसके डायगोनल एलिमेंट देख के समझ जाइए कि क्या क्या आइगन वैल्यू होंगे। अच्छा जी, और डायगोनल में अगर 8 भी 0 हो गया तो समझ जाइए फिर डिटर्मिनेंट तो 0 आना है। तो अपने आप में ये काफी शानदार क्वेश्चन था। कुछ और अच्छे सवाल हैं छोटे छोटे। if lambda 1 lambda 2 up to lambda n are eigenvalues of A, then prove that किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए नॉन जीरो कांस्टेंट, जैसे k से कर दिया, k लैम्डा 1, k लैम्डा 2, k लैम्डा n are eigenvalues of k। k फील्ड एलिमेंट है और नॉन जीरो है। बच्चों एप्लीकेशन पे सोचिएगा, अगर मुझे ए के आइगन वैल्यू पता है तो 2a के भी निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, इसका मतलब मैं 3a के भी निकाल सकता हूँ। 1/2 रियल नंबर में सोच रहा हूँ मैं, तो के की जब 1/2 रख दूं
तो हाफ ए के आइगन वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन समझिए चीजों का। Yes, sir. अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा गया कि भाई इसके आइगन वैल्यू 2 3 4 है, तो 2 8 क्या होंगे या हाफ 8 क्या होंगे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं या नहीं? Yes, sir. तो वही लिखा हुआ है, उसका मीनिंग समझिएगा कि अच्छा किसी एक के मिल गए तो फिर के टाइम्स अगर ए पूछा गया है तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि ये होंगे, और प्रूफ करना 2 लाइन का भी नहीं है। तो आप ऐसा कर लेते हैं, हाँ ए चीज ट्रे रख देते हैं, ट्रे माइनस आफ्टर लैम्डा ट्रे आई दिस डिटर्मिनेंट। अगर आप करेंगे तो डिटर्मिनेंट में n बाई एन में ये बाहर कर लीजिए, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट। n बाई एन में से अगर कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो आपको याद होगा, मैंने बताया होगा ऐसा, ये बताया है नहीं? यस सर। Yes, sir. तो अब एक बात बताइए, अगर ये 0 रखते हैं तो ये भी तो 0 आता है। अगर ये 0 रख दिया आपने तो आपको ये मिला नहीं कि ए माइनस लैम्डा के टाइम्स आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये 0 में आप कह रहे हैं कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो फिर इस 0 में क्या कहना चाहिए आपको? K lambda is an eigenvalue of K. कि बस ये एक तरीका है बच्चों, सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। मेथड 1। मेथड 2 भी कर सकते हैं आप चाहें तो। अगर डिटर्मिनेंट यूज नहीं करना चाहते तो ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो दोनों साइड k से मल्टीप्लाई कर लीजिए, k ax इक्वल टू k लैम्डा एक्स, तो k a एक साथ रखिए, x इक्वल टू k लैम्डा एक्स। फिर आप गौर करिए दोनों इक्वेशंस में, दोनों साइड x तो दोनों तरफ है, छोड़ो, तो ऐसा होने पे आप कहते हो कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो फिर x तो यहाँ भी दोनों तरफ है। तो अब आपकी इच्छा है, आप मेथड 1 से ट्राई करते हैं या मेथड 2 से, किसी से भी कर लो यार। वैसे मुझे ज्यादातर मेथड 2 ज्यादा पसंद आता है। क्या मैं हर एक को समझा पाया आप में से सब लोगों को? यस सर। हाँ Yes, ये, sir. हाँ ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, फिर आप सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, आसमान से टपक गया क्या? 1/4 है, 1/10 है पूछा है, तो a/2 पूछ दिया इसने। आप लॉजिक पे जाइएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ ए नॉन सिंगुलर है एंड लैम्डा is an eigenvalue of A, then 1 upon lambda, क्योंकि अगर A नॉन सिंगुलर है तो लैम्डा 0 नहीं हो सकता ना, श्योर है? यस सर। तो लैम्डा अगर 0 नहीं होगा तो 1 upon लैम्डा एग्जिस्ट करेगा ना? यस सर। अरे प्रूव दैट भी तो लिखना होगा। प्रूव दैट 1 upon lambda is an eigen value of A inverse। यहां पर भी समझिए प्लीज, बहुत आसान सी चीज है। किसी मैट्रिक्स के मैंने आइगन वैल्यू 2 3 4 निकाल रखे हैं, और अब आपसे मैट्रिक्स दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, और कहा पहले ए इनवर्स निकालो फिर आइगन वैल्यू निकालो। अगर किसी को ये रिजल्ट नहीं मालूम है तो उस बेचारे ने पहले तो इनवर्स निकालने का मतलब 5 मिनट बर्बाद करना, फिर उसके आइगन वैल्यू अपने आप में, ये तो बेवकूफी है। सीधे सीधे क्या लिखना है, क्यों? इस रिजल्ट से यही समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज अगर आपको पता है तो उसके इनवर्स के आइगन वैल्यूज भी आपको पता है, इसका ये मतलब है। कुछ है ही नहीं करने के लिए।
लेकिन बस लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। क्यों? अब देखिए, सीधे AX इक्वल टू लैम्डा एट्स कर दे रहा हूं मैं। ये तो आपको दिया ही है, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया। करता है, मैं ज्यादा तामझाम नहीं कर रहा हूँ, सीधे लिख दे रहा हूँ। तो बच्चों ये A इनवर्स AX, यहाँ लैम्डा बाहर, A इनवर्स X यहीं पर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, खाली X बचेगा बस, लैम्डा A इनवर्स X। अब क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है लैम्डा नॉन जीरो होगा ही होगा, अभी हमने बात की थी। तो मैं A इनवर्स X इक्वल टू 1 लैम्डा इंटू X लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लैम्डा। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज आप फिर गौर करिए, जब आप इस इक्वेशन के बेस पे ऐसा कह सकते हैं तो इस इक्वेशन के बेस पे क्या बोल सकते हैं? सोचिए। If lambda is an eigenvalue of a matrix, then definitely 1 lambda will be eigenvalue of A inverse. कितना आसान हो गया, इनवर्स निकाल के आइगन वैल्यू नहीं निकालनी है, सीधे रेसिप्रोकेट कर देना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देना बस। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो फिर अब बात यह आई कि हम इनवर्स का तो बता दे रहे हैं आइगन वैल्यू, एडजॉइंट का भी बता सकते। एडजॉइंट भी तो मैट्रिक्स ही होता है बच्चों। अरे यार, कहां से कहां पहुंचा रहा है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एडजॉइंट के बारे में बता देता हूं। If determinant A is non-zero and lambda is an eigenvalue of A, then find eigenvalue of adjoint A. तो AX इक्वल टू लैम्डा एक्स लिख दिया भैया, पहले तो ये काम करना है। दोनों साइड एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप लोग मुझे बताएंगे ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है? मैंने आपको ये बताया था, ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इनवर्स मतलब आई एन मान लो, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए तो आप इसको ऐसे मानिए, ठीक है। तो क्या लिख दूं यहाँ पर? डिटरमिनेंट ए आई एन एक्स इक्वल टू लैम्डा बाहर आ जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू एक्स, क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है तो लैम्डा भी नॉन जीरो होगा, तो मैं एडजॉइंट ए इंटू एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ए अपॉन लैम्डा इंटू एक्स ऐसा लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. तो फिर वही लॉजिक है बच्चों, इस इक्वेशन में आप ऐसा कहते हो तो इस इक्वेशन में ऐसा कह सकते हो। अगर आप इक्वेशन 1 के बेस पे कह सकते हैं कि लैम्डा आपको ए का आइगन वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं डिटरमिनेंट ए अपॉन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ए निकालना नहीं है बेटा, वहीं रख रहा था मैं, 2 मिनट मारूंगा बस। यार ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस सर आ रहा है। यस सर। Yes, sir.
अब पता लगा एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको 3x3, आपने बहुत मेहनत से उसका एडजॉइंट निकाला। अब एडजॉइंट के बाद आप आइडेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर आप अपने 7-8 मिनट बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करना है भाई, सीधे जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका डिटर्मिनेंट निकालो, विद इन 1 मिनट हो गया अपॉन लैम्डा। तो एडजॉइंट ए का कितना आसान हो गया। आपने वही सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं उस बेस पे हम लोगों ने किया है। क्या क्लियर हो चुका है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, चलिए इतना ही करें आज। थोड़ा सा यार व्यस्तता है, इसलिए मैं आज नहीं करा रहा हूँ उससे ज्यादा। आपको इतने में कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिए प्लीज। किसी को कुछ नहीं कहना, चलिए ठीक है, थैंक